नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ करे और आज की इस क्लास में हम डेमो टेस्ट 3 की आंसर ड्राफ्टिंग क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारा डेमो टेस्ट 3 है वो आज कंडक्ट हुआ है। इसकी आंसर ड्राफ्टिंग क्लास जो है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो डेमो टेस्ट है वो 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख को कंडक्ट हुए, जिन्हें आप हमारे ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। ऐप में आपको इनके सॉल्यूशन, ठीक है, आंसर ड्राफ्टिंग क्लास और टेस्ट सभी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं डेमो टेस्ट को। जो हमने 3 दिन के लिए फ्री डेमो टेस्ट दिए थे उसमें से आज हमारा लास्ट टेस्ट हुआ। अब 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। जिनके लिए आप इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए आपको 499 रुपीज़ को पे करना है। यह ऑफर 28 तारीख तक वैलिड है। 28 तारीख के बाद इस क्लास की जो फीस होगी वो 1000 हो जाएगी, है ना। तो जितने भी बच्चे भी रह गए हैं जिनने इनरोल नहीं किया है वो 499 पे करके आज ही इनरोल कर लीजिए, है ना। नहीं तो 28 तारीख के बाद ऑफर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो आज का हमारा जो टेस्ट था उसमें टोटल 10 क्वेश्चन थे। इन 10 क्वेश्चंस में आपको 5 2 मार्कर क्वेश्चन दिए गए थे, 3 7 मार्कर क्वेश्चन दिए गए थे और 2 10 मार्कर क्वेश्चन दिए गए थे। इन सभी क्वेश्चन को आपको 35 मिनट में क्या करना था, सॉल्व करना था, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा था 2 मार्कर के तहत, वो पहला था कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में हमें बताना था। यह जो क्वेश्चन है वो आपको पता होगा कि यदि आपने पेपर देखा है तो एमपीपीएससी मेंस 2024 का क्वेश्चन है। 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था 3 मार्कर 2 मार्कर में, है ना। तो इसके बारे में कैसे लिखना था, तो देखो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में सबसे पहले तो आपको प्रारंभ बता देना था कि यह प्रारंभ कब हुई थी। फिर आप यहाँ पे बगल में कॉमा लगा के लिख सकते थे कि लागू ये सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, और इसके बाद इसकी अवधि आपको यहाँ पे बता देनी थी, ठीक है। तो एक लाइन में आपने 3 फैक्ट दिए। यहाँ पे आप इस तरीके से फैक्ट दे सकते हैं। यदि आपके पॉइंट छोटे हैं तो आप कॉमा लगा के बगल में लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे आपकी लाइन कम होंगी और एक लाइन में आपको 3 फैक्ट मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, इसका उद्देश्य लिख सकते हैं। तो इसके बाद आपको उद्देश्य बता देना था। इसका उद्देश्य क्या है कि मत्स्य पालन क्षेत्र में विकास और मछुआरों का कल्याण। छोटे छोटे पॉइंट्स अपन को लिखना है ना। यहाँ पे देखो एक लाइन में मैंने 2 उद्देश्यों को बता दिया है, मत्स्य पालन क्षेत्र में विकास और मछुआरों का कल्याण, है ना। फिर इसके बाद सुविधाएं भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि अपने पास 3 लाइन है, अपन ने एक लाइन में 3 फैक्ट कंप्लीट कर लिए, तो ऐसे करके आप 5 फैक्ट दे रहे हैं, है ना, कम लाइनों में। तो इस टाइप से आप लिखिए। तो सुविधाओं में आप बता सकते थे कि बीमा कवरेज, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये इसकी सुविधाएं हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसको आपको इस तरीके से लिखना था। जब भी कोई योजना आती है तो उसका आप प्रारंभ लिखें, ठीक है। प्रारंभ करने के बाद उसका क्षेत्र या फिर लागू कहाँ पे हुई, मतलब लागू किस राज्य में है या फिर पूरे भारत में है, ठीक है। उसकी अवधि बता सकते हैं यदि है तो। कुछ योजनाएं होती हैं जो समय अवधि के लिए चालू होती है ना। फिर इसके बाद आप उसका उद्देश्य बताएं कि उस योजना का आखिर उद्देश्य क्या है, ठीक है। फिर आप उसमें क्या मिल रहा है उसको आप विशेष करके भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन क्या करना था, सॉल्व करना था। इसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन के उद्देश्य लिखिए। ये भी आपका मेंस 2024 का क्वेश्चन है ना। तो इसके उद्देश्य क्या थे, तो जो आपका मिलेट है, मिलेट में कोदो, कुटकी, ज्वार और रागी को शामिल किया जाता है। तो इनके क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना एक पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य आप यहाँ पे लिखते हैं कि मिलेट उत्पादों के लिए ब्रांड मूल्य स्थापित करना। फिर कॉमा लगा के आप एक और उद्देश्य छोटे से में डाल सकते थे, किसानों की आय में वृद्धि करना, ठीक है। फिर अगला आप पॉइंट यहाँ पे बना देते कि मोटे अनाजों की खेती के लिए किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक है। तो ये आपके 3 अलग अलग डायमेंशन हो गए और 3 डायमेंशनों के साथ आपका ये उत्तर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन हमारा था
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो इसके बारे में कैसे लिखना, सबसे पहले तो आपको यही बताना था कि ये आखिर है क्या। तो यह एक स्वास्थ्य से संबंधित अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। क्या है यह स्वास्थ्य से संबंधित एक अनुसंधान संस्थान है। जब भी कोई इंस्टीट्यूट पूछा जाता है तो उसके बारे में आप बताएं कि वो काय से संबंधित है, फिर आप उसकी स्थापना बताएं, उसका मुख्यालय बताएं, ठीक है। फिर आप उसके कार्य एक लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी फॉर्मेटिंग होगी, है ना। इंस्टीट्यूट के लिए आपकी फॉर्मेटिंग क्या होगी, सबसे पहले आपको लिखना है कि परिचय, उसका परिचय मतलब काय से संबंधित है वो, है ना, ठीक है। एक या आधी लाइन में लिखें कि ये इससे संबंधित, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि यह स्वास्थ्य से संबंधित एक अनुसंधान संस्थान है। फिर उसके बाद आपको यदि स्थापना पता है, ठीक है, यहाँ पे स्थापना लिखें और वहीं कॉमा लगा के आप क्या लिख सकते हैं, उसका मुख्यालय लिख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, आपको एक और लाइन मिल जाएगी जहां पे आप क्या लिख सकते हैं, कार्य लिख सकते हैं इसके, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स में ऐसे। तो मैंने यहाँ पे लिखा वायरल रोगों का त्वरित निदान, कॉमा लगा के फिर मैंने लिख दिया विभिन्न रोगों प्रकोपों की जांच और प्रबंधन, ठीक है। तो यह इसके क्या हो गए, कार्य हो गए। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन था हमारा एलिजा टेस्ट, ठीक है। एलिजा टेस्ट के बारे में हमें लिखना था। तो सबसे पहले तो इसका पूरा नाम बता दें कि एलिजा टेस्ट होता क्या है। तो एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट इसका पूरा नाम है। इसमें एंटीबॉडी का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। ये काय से संबंधित है, तो इसमें एंटीबॉडी का परीक्षण किया जाता है। फिर आपको इसके उपयोग बता देने थे, ठीक है। तो इस टेस्ट का उपयोग काय के लिए किया जाता है, देखो एड्स रोगों के पता लगाने के लिए, लाइम रोग और प्रतिरक्षा प्रणाली की जांच में। मैंने एक लाइन में यहाँ पे 3 उपयोग यहाँ पे बता दिए छोटे छोटे में, है ना। तो ये वर्ड भी कम है और आपके डायमेंशन भी ज्यादा यहाँ पे है। तो इस टाइप से आपको क्या है, उत्तर को लिखना है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन था, ये भी आपका मेंस 2024 से लिया गया है। क्वेश्चन आया था कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग को परिभाषित कीजिए। देखो मैंने आपको कल बताया था, यदि आपने कल का वीडियो देखा है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप पॉइंट में नहीं लिख सकते, उनको आपको डायरेक्ट पैराग्राफ में लिख के खत्म करना होता है। तो यह उसी टाइप का एक क्वेश्चन था। इसमें आपको लिखना था, यह पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को सूक्ष्म जीवों द्वारा तोड़ने के लिए जरूरी ऑक्सीजन की मात्रा है, ठीक है। बीओडी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बीओडी, ठीक है। जो बीओडी है आपका, बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। क्या होता है इसका पूरा नाम, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या फिर इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, ठीक है। अब बीओडी जो है वो पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को सूक्ष्म जीवों द्वारा तोड़ने के लिए जरूरी ऑक्सीजन की मात्रा है, जिसका उपयोग जल प्रदूषण मापने में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका उपयोग भी हो गया, इसमें बगल में आपने लिख दिया। फिर इसके बाद एक और लाइन यहाँ पे जोड़ दी कि बीओडी का स्तर जितना ज्यादा होगा, पानी में मौजूद प्रदूषण उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पैराग्राफ में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपके क्या थे, 2 मार्कर क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं अपने 7 मार्कर क्वेश्चन की। तो हमारा जो पहला 7 मार्कर क्वेश्चन था वो क्या था, देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला 7 मार्कर क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें आपका था कंपाइलर और इंटरप्रेटर में आपको अंतर लिखना था, ठीक है ना। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर लिखना था। तो मैंने यहाँ पे इनको 2 कॉलम्स में डिवाइड करके लिखा है। आप लाइन को 2 भागों में बांट लीजिए, एक साइड आप लिखिए कंपाइलर, एक साइड लिखिए इंटरप्रेटर, है ना। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक के बाद एक लिखेंगे तो जगह ही नहीं है ना। तो कंपाइलर के बारे में पहला पॉइंट आपको लिखना था कि पूरे प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है, जबकि जो इंटरप्रेटर होता है वो एक एक लाइन को पढ़ता है, फिर उसको अनुवाद करता है। फिर इसके बाद दूसरा क्या है इसका, कि पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित कर सभी गलतियों को एक साथ बताता है, जबकि
यह क्या करता है, एक एक लाइन को मशीन भाषा में परिवर्तित करेगा, फिर गलतियां बताएगा। ठीक है। प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है पर उसे क्रियान्वित नहीं करता है, प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित भी करता है और उसे क्रियान्वित भी करता है। ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे एक पॉइंट और यदि एक्स्ट्रा जोड़ना चाहें तो वो जोड़ सकते थे कि कंपाइलर का यूज सी और सी प्लस प्लस जैसी जो लैंग्वेजेस हैं उनमें किया जाता है, और जो इंटरप्रेटर है, ठीक है, इसका यूज क्या में किया जाता है, पाइथन हो गया, पीएचपी हो गया और लिस्प हो गया। पाइथन हो गया, पीएचपी है ना, और लिस्प, इन लैंग्वेजेस में किया जाता है। ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे आप लिख देते कि प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है पर उसे क्रियान्वित नहीं करता है, ये वाला पॉइंट हो गया था। फिर आपको लिखना था कि कंपाइलर का आउटपुट मशीन भाषा का ऑब्जेक्ट कोड आता है। ठीक है। जबकि इंटरप्रेटर का जो आउटपुट है वो सॉफ्टवेयर क्रियान्वयन का परिणाम होता है। ठीक है। अशुद्धियों को हटाने में धीमा होता है, संपादन में कम समय लेता है, जबकि ये जो है अशुद्धियों को हटाने में तीव्र होता है। इसके अलावा आप एक आध दो पॉइंट और जोड़ना चाहें, जैसे कि कंपाइलर जो होता है, एक पॉइंट आप ये भी जोड़ सकते थे इसके अलावा कि जो कंपाइलर होता है वो मेमोरी में ज़्यादा स्पेस लेता है और जो इंटरप्रेटर होता है वो मेमोरी में कम स्पेस घेरता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो आपका क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो जाता। ठीक है, 7 मार्कर वाला। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि एमएसएमई के विकास हेतु मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास लिखिए। ठीक है। क्वेश्चन आया था इस बार एमपीपीएससी मेंस 2024 में कि योजनागत प्रयासों को लिखिए। ठीक है। योजनागत प्रयास पूछे गए थे शायद, है ना। तो योजनागत प्रयास यदि पूछे जाते तो आप इस टाइप से लिख सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, मॉडिफाई किया है। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास लिखिए। तो मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास, जब भी प्रयास आपसे पूछे जाए तो उसको आप इस प्रकार से 3 भागों में डिफाइन करके लिखें: संस्थागत प्रयास, योजनागत प्रयास और नीतिगत प्रयास। ठीक है ना। लोग बाग क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रयास लिखाएंगे, उसमें योजनाओं को भी शामिल कर देंगे, संस्थाओं को भी शामिल कर देंगे और नीतियों को भी शामिल कर देंगे। नहीं, आपको क्या करना है, तीनों को अलग अलग डिफाइन करना है। ठीक है। तीनों को अलग अलग डिफाइन करेंगे आप। संस्थागत प्रयास, उसके नीचे लिख देंगे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विभाग, मध्य प्रदेश व्यापार एवं निवेश सुविधा निगम, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, ठीक है, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, मध्य प्रदेश हथकरघा संचालनालय, ठीक है, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प बोर्ड हो गया, है ना, क्लस्टरों का विकास। ये सारे क्या हो गए, आपके संस्थागत प्रयास हो गए। वही योजनागत प्रयास में आपको बता देना था कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना, है ना, बाजार तक पहुंच हो गया, फंडिंग सहायता हो गई और नवाचार व उद्यमिता को बढ़ावा। ये आपके संस्थागत प्रयास हो गए। ठीक है, एमएसएमई के विकास हेतु। फिर नीतिगत प्रयास में आप लिख देते कि उद्योग संवर्धन नीति लाए, एमएसएमई विकास नीति 2021 लाए और मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 को लाया गया। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो प्रयास थे, है ना, मध्य प्रदेश सरकार के, वो हो जाते। तो जब भी कोई भी प्रयास आए तो आप उनको संस्थागत, योजनागत और नीतिगत करके पूछे, यदि क्वेश्चन प्रयास करके आता है। अब यदि वो आपसे पर्टिकुलर पूछता है योजनागत प्रयास बताइए, तो फिर आपको योजना ही लिखनी पड़ेगी, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा था, यह आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन था कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करना था। अब यदि क्वेश्चन हम करने बैठे ना, तो ये पूरा 8-10 लाइनों का क्वेश्चन है और ज्यादा का, है ना। यदि आप एक के नीचे एक करेंगे तो आपकी पूरी 8-10 लाइनें यहाँ पे क्या हो जाएंगी, भर जाएंगी। ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, ताकि हम जो हमें लिमिटेड दिया गया है, देखो इतना हमें स्पेस दिया गया है,
तो इस स्पेस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए तो सबसे पहले आपको क्या करना था कि ये जो आपका स्पेस था, इस स्पेस में आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना देना था समकोण त्रिभुज का। इस टाइप से एक डायग्राम बना देते आप, ठीक है। ये हो जाता आपका समकोण त्रिभुज ABC। अब क्वेश्चन को आपको पढ़ना था। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि समकोण त्रिभुज का जो अ, आधार क्या कहलाते ऊंचाई जो है वो आपकी वो आधार से 7 कम है। तो यदि समकोण त्रिभुज का आधार x मान लिया जाए और तो ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी x माइनस 7, ठीक है। 7 कम है ना, और समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वो आपका क्या है 13 सेंटीमीटर है। तो फिर आपको यहाँ क्या करना था, पाइथागोरस, ये आपका समीकरण वाला जो टॉपिक है उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको यहाँ लगाना था पाइथागोरस प्रमेय। इससे पहले आप यहाँ पे लिख सकते थे, यहाँ पे आप लिख देते माना कि समकोण त्रिभुज का, ठीक है, जो आधार है वो x है, x सेंटीमीटर है, ठीक है। तब इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लगानी थी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या करती है कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। कर्ण का वर्ग इक्वल टू क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना। तो कर्ण का वर्ग यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे आपको करना था 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब, लंब यानी आपका कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करते, ये होता है आपका 169, 13 13 का कितना होता है 169। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करते तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 14x प्लस 49, ठीक है, प्लस आपका आ जाता है एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो जाते, तो यहाँ पे हो जाता है आपका 2x स्क्वायर। ये माइनस के 14x जो है, ठीक है, ये इस साइड आता तो ये हो जाता प्लस का 14x। अब ये 49 जब इस साइड आते तो यहाँ पे आपका बचता प्लस के 120 इज इक्वल टू 0 हो जाता। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको भी आप 2 से डिवाइड दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो ये आपकी फाइनल जो इक्वेशन बनती वो बनती एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60, ठीक है। सॉरी, ये जो 120 है ना ये माइनस के आते, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके ये जो 14x है ये भी माइनस के ही रहते, ठीक है, क्योंकि ये इस साइड यदि जाएगा तो x माइनस हो जाएगा, x को हमें माइनस नहीं करना है, ठीक है। हम 169 को इस साइड ले आएंगे तो ये आपका हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना था, इसको थोड़ा सा और छोटे में, जैसे अभी तो ये मैं इससे लिख रहा हूँ तो ये बड़ा जा रहा है, फिर आपको यहाँ से एक लाइन खींच देनी थी और फिर आपका जो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 है इसके फैक्टर करने थे आपको। इसके फैक्टर कैसे करेंगे, मिडिल टर्म को आपको दो भागों में तोड़ना होगा। तो मिडिल टर्म जो आपका होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर जो आपका x यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 12 और यहाँ से आप क्या ले लेंगे प्लस के 5 कॉमन ले लेंगे तो ये भी क्या बचेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 और x माइनस 12 जो है ये आपके दो फैक्टर हो गए। तो यहाँ से x इज इक्वल टू निकला -5 और प्लस के
12, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे -5 है, इसको हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये लंबाइयाँ हैं, लंबाइयाँ कभी भी क्या नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है ना। तो हम x इज इक्वल टू लेंगे 12, ठीक है। तो आप बताइए कि हमने x किसको माना था? x हमने माना था आधार को, तो हमारा आधार कितना आ गया? 12। अब हमें इसकी क्या निकालनी थी? ऊंचाई निकालनी थी, जो कि x -7 थी। तो 12 - 7 आप करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 5 सेंटीमीटर यहाँ पे इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन करना था, ठीक है। तो ये पूरा 5 मार्कर क्वेश्चन था, जिसको मैंने आपको यहाँ पे करके बताया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अब हम बात करते हैं, सॉरी 5 मार्कर नहीं, 11 मार्कर, माफ कीजिएगा। क्या है कि अभी 2024 जो था, 2024 में नए सिलेबस चेंज हुआ है, तो अभी वो आदत में नहीं है ना, क्योंकि हम लोग भाई 2022-21 वाले हैं। तो देखो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन था वो आपका था 10 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। 2 10 मार्कर क्वेश्चन दिए हुए थे। 2 10 मार्कर क्वेश्चन जो थे आपके, पहला था आपका आयुष्मान भारत योजना को समझाइए, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था? सबसे पहले आपको आयुष्मान भारत योजना क्या है, इसके इंट्रो को लिखना था। तो आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख प्रतिवर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवरेज से जोड़ना तथा 1.5 लाख हेल्थ व वेलनेस सेंटर की स्थापना करना है। इस योजना के 2 मुख्य घटक हैं, ठीक है। ये आपका एक इंट्रो हो गया कि आयुष्मान भारत योजना क्या है। फिर आपको बताना था कि इस योजना के 2 मुख्य घटक हैं। पहला घटक कौन सा है आयुष्मान भारत योजना का? ये है आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, यहाँ पे स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र खोले जाएंगे। और दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। ये आयुष्मान भारत योजना की घटक के रूप में है। तो फिर आपको क्या करना था कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को डिफाइन करना था। तो ये जो स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र हैं, ठीक है, इनके बारे में इस योजना के तहत मौजूदा उपकेंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन कर, ठीक है, 1.5 लाख स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र खोले जाएंगे, जिनमें प्राथमिक चिकित्सा देखभाल के साथ साथ कई सारे रोगों की निःशुल्क क्या की जाएगी? जांच की जाएगी, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो अपने क्षेत्र की पूरी आबादी को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सेवा देना। दूसरा उद्देश्य क्या है? समुदाय के बीच पहुंच बढ़ाना। तीसरा उद्देश्य है आपका सार्वभौमिकता और समानता को बढ़ाना और लाभार्थियों को ज्यादा तरह की सेवाएं देना। ये क्या है आपके, इसके ये जो आपका स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र है, इसके उद्देश्य है, ठीक है। फिर दूसरा इसमें आपका है, दूसरा घटक जो है वो आपको डिफाइन करना था कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। तो यह भारत की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसका प्रारंभ आप बता देते कि 23 सितंबर 2018 में झारखंड रांची से किया गया। किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह आपकी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। अब क्या प्रावधान है इस योजना के तहत? तो आयुष्मान भारत योजना का एक घटक है यह, ठीक है। इस योजना में 50 करोड़ से अधिक व्यक्तियों का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा और इस योजना के तहत प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा जो है वो किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसके मुख्य क्या हो गए? प्रावधान हो गए। इसके अलावा इसमें जो भागीदारी है आपकी वो 60 और 40% की है, यानी केंद्र इसमें 60% का योगदान देगा और राज्य जो है वो आपका 40% का योगदान देगा। फिर इस योजना के क्रियान्वयन हेतु नेशनल हेल्थ एजेंसी का गठन किया गया है और आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाते हैं आपके? प्रावधान हो जाते हैं आपके सेकेंड वाला जो आपका घटक है उसकी। फिर आपको यहाँ पे जो आपकी आयुष्मान भारत योजना है, ठीक है, ये जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं आयुष्मान भारत योजना, इसके आपको महत्व लिखना था। इस योजना का महत्व क्या है? तो इस योजना का महत्व क्या है कि गरीब तथा कमजोर वर्गों को बेहतर इलाज एवं बेहतर स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज की अवधारणा को सुनिश्चित करना और बेहतर मानव संसाधन का निर्माण करना, ठीक है ना।
ये इस योजना के क्या हो जाएंगे, उद्देश्य हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद चुनौतियों में आप लिख सकते थे, चुनौतियों में कम पंजीकरण, असमान राज्य प्रदर्शन, ठीक है, और प्रणालीगत चुनौतियां, निजी अस्पतालों में अप्रभावी। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, आपकी चुनौतियां हो गई। और लास्ट में आपको क्या कर देना था, एक कंक्लूजन लिखना था। कंक्लूजन में आपको बताना था कि उपयुक्त कमियों के बावजूद भी आयुष्मान भारत योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है, जिसने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की अवधारणा को सशक्त किया हुआ है। ठीक है, और इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा आज का लास्ट जो 10 मार्कर क्वेश्चन है वो क्या था, वो देख लेते हैं। तो 10 मार्कर क्वेश्चन था कि प्राथमिक समंक किसे कहते हैं, प्राथमिक समंक के संकलन से संबंधित प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि को समझाइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्राथमिक समंक क्या है ये आपको बताना था। तो ये वे समंक, तो इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी थी कि ये वे समंक हैं जिन्हें अनुसंधान करने वाला अपने प्रयोग में लाने के लिए पहली बार इकट्ठा करता है। प्रथम बार संकलित होने के कारण इन्हें प्राथमिक समंक कहा जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण ऋण के विषय में प्रथम बार नए सिरे से आंकड़े को एकत्रित करता है तो उसे क्या बोलते हैं आप, प्राथमिक समंक बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये उसका उदाहरण हो गया और प्राथमिक समंक हो गया। अब हमें लिखना था कि प्राथमिक समंक संकलन की जो प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि है उसके बारे में। तो इस विधि के बारे में सबसे पहले तो आपको क्या बता देना था कि जो अनुसंधान विधि, प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि क्या है। ठीक है, पहला आपका पॉइंट होता क्या है। ठीक, दूसरा आपको यहाँ पे बताना था इसकी उपयोगिता, इसकी उपयोगिता क्या है। फिर तीसरा आपको इसके गुण बताने थे, किसी चीज के गुण है तो वहां पे उसके दोष भी होंगे। और साथ में अब ये विधि है तो किसी भी चीज को करते समय सावधानी क्या रखनी चाहिए। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन क्या है, प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि वाला कंप्लीट हो जाता। सबसे पहले आप बताएंगे क्या है, तो क्या है में आप लिख सकते थे कि इस रीति में अनुसंधानकर्ता सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित करके समंक एकत्रित करता है। यदि अनुसंधानकर्ता व्यवहार कुशल, धैर्यवान व मेहनती है तो इस रीति द्वारा संकलित आंकड़े बहुत ही विश्वसनीय होंगे। जैसे जनगणना है, तो जनगणना हम घर घर जाके क्या करते हैं, इकट्ठे करते हैं। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है कि अनुसंधानकर्ता यदि व्यवहार कुशल है, धैर्यवान है और मेहनती है, ठीक है, वो हर घर घर गया है, तो जो आंकड़े होंगे जनगणना के वो बहुत ही क्या होंगे, विश्वसनीय होंगे। फिर उपयोगिता के बारे में आपको यहाँ पे बताना था कि इसकी उपयोगिता कहाँ है। ठीक है, तो जब हमें शुद्धता पर अधिक जोर देना हो तो इसको अपनाएंगे। जहां अनुसंधान का क्षेत्र सीमित हो तथा स्थानीय प्रकृति का होगा, मतलब छोटे क्षेत्रों में इसको हम उपयोग कर सकते हैं। जहां अनुसंधान की जटिलता के कारण यह आवश्यक समझा जाता हो कि अनुसंधान कर्ता स्वयं उपस्थित रहे। ठीक है, इसके अलावा जहां आंकड़ों की मौलिकता पर क्या करना हो, जोर देना हो, तो वहां इस विधि का हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको इसके गुण बता दे रहे थे, तो गुण क्या होगी कि उच्च स्तर की शुद्धता होगी। क्यों, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं सामने जाके क्या उसने क्या किए हैं, आंकड़ों को एकत्रित किया है। मौलिकता है, ठीक है। दूसरा आप बचा सकते थे कि लोचदार, यानी यह प्रणाली लोचदार है क्योंकि अनुसंधानकर्ता आवश्यकता अनुसार प्रश्नों में हेर फेर कर सकता है। ठीक है, सजातीयता व तुलनीयता, आंकड़ों में सजातीयता के साथ तुलनीयता का भी गुण भी पाया जाता है। ठीक है, एक दूसरे के कंपैरिजन में आंकड़े आते हैं। अनुसंधानकर्ता अपने निरीक्षण में ही सूचना देने वालों की सातत्यता की जांच कर सकता है। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, आपके गुण हो गए। फिर आपको इसके दोष बता दें। दोष में आप लिख सकते थे कि विस्तृत क्षेत्रों के लिए यह जो विधि है वो अनुपयुक्त है। ठीक है, फिर दूसरा आप यहाँ पे बता सकते थे कि व्यक्तिगत पक्षपात हो सकता है। मान लो किसी के घर गए, उससे हमारी बुराई है, है ना, या फिर हमने जो उसने हमारे साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत पक्षपात हो सकता है।
समग्र की विशेषताओं को प्रकट ना होना। ठीक है, अनुसंधान का क्षेत्र सीमित होने के कारण संभव है कि प्राप्त परिणाम निर्धारित क्षेत्र की विशेषता को पूरी तरह से क्या ना कर सके, प्रकट ना कर सके, क्योंकि क्षेत्र क्या है, सीमित है। एक सीमित क्षेत्र के लिए अपन ने यहाँ पे क्या किया है, समग्र को एकत्रित किया है। समय एवं धन का अधिक व्यय होता है, क्योंकि जगह जगह जाना है तो किराया भाड़ा सब कुछ लगेगा, है ना। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, आपके दोष हो जाएंगे। फिर क्या सावधानियां लेनी चाहिए थी, तो अनुसंधानकर्ता को व्यवहार कुशल होना चाहिए, परिश्रमी व धैर्यवान होना चाहिए, ताकि यह सूचना देने वालों का विश्वास व सहयोग प्राप्त कर सके। व्यवहार कुशल मतलब अब आप किसी के यहाँ गए, रूट बात आपने की उससे, है ना, बेकार तरीके से, वो आपके आंकड़े ही नहीं बता रहा कि हमारे यहाँ कितने लोग हैं, क्या है। ठीक है, मान लो आप किसी के यहाँ गए, आपने एक दो बार वैल्यू बताई, ठीक है, या फिर आपने क्या किया, धैर्य धैर्य नहीं है, आप एक दो घर गए, फिर आपने छोड़ दिया, फिर आप दूसरे यहाँ चले गए। तो ये सारी चीजें क्या है कि अनुसंधानकर्ता को ऐसा हो कि वो व्यवहार कुशल, परिश्रमी और धैर्यवान हो। ठीक है, फिर प्रश्न थोड़े सरल, स्पष्ट और ऐसे होने चाहिए कि उत्तर देने वालों को बुरा ना लगे। ठीक है, किसी से जाके पर्सनल क्वेश्चन ना पूछने लगो आप उसके बारे में कि वो उसके आंसर ही ना दे पाए, है ना। जो जायज क्वेश्चन है वो आपको पूछ सकते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे एक सावधानी है। यथासंभव अनुसंधानकर्ता को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और पक्षपात भाव को दूर रखना चाहिए, ताकि उनका अनुसंधान पर प्रभाव ना पड़े। तो ये इसकी क्या थी, सावधानियां थी। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। ठीक है, अब आप यदि इसके बारे में ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, समग्र संकलन, तो आप हमारे जो YouTube चैनल है, YouTube चैनल पर जाइए, वहां पे मैंने समग्र संकलन के बारे में पूरा डिटेल से लेक्चर को कंप्लीट किया हुआ है, तो वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आपको हमारी आंसर राइटिंग पसंद आती है तो टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करें। फिर से मैं बता देता हूं कि जो ऑफर है वो 28/2 तक ही है। ठीक है, 28/2 तक यदि आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 499 रुपीज ही पे करने होंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं 1 तारीख से। जय हिंद, जय भारत।